जी हम आज ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स से क्या मुराद है जी? इसमें हम लाइट के फिज़िकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो इसे हम इसकी दो ब्रांचेस हैं इन जनरल, एक को हम फिज़िकल ऑप्टिक्स कहते हैं और एक को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। सबसे पहले फिज़िकल ऑप्टिक्स देख लेते हैं। इसमें हम लाइट की जो प्रॉपर फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे स्टडी करेंगे कि जी लाइट है क्या चीज़। तो जी लाइट जो है वो एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फ्लो करती है। सबसे पहले जो है हमारे पास जो है हाइगन्स ने 1678 में वेव थ्योरी दी थी लाइट के बारे में कि जी जो लाइट है वो इन जनरल वेव नेचर रखती है, लेकिन इसका कोई प्रूव नहीं था उस वक्त तक, जब तक कि यंग्स ने इंटरफेरेंस का एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का एक्सपेरिमेंट किया, जिससे ये पता लगा कि जी लाइट जो है वो इंटरफेरेंस का पैटर्न शो करती है डेफिनेटली तौर पर, तो फिर ये जो है ये वेव नेचर रखती है। इसके अलावा अगर लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है तो वेव की सर्टन प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे ये लाइट फुलफिल करेगी। जैसे कि वेव जो है उसका प्रॉपर एक वेव फ्रंट होता है जिसके अकॉर्डिंगली वेव जो है वो वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जो है वो प्रोपगेट करती है। अब वेव फ्रंट्स क्या है? ये वो तमाम पॉइंट्स हैं किसी भी सरफेस पे जिनका जो फेज ऑफ वाइब्रेशन हो वो सेम हो, यानी कि सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। अब इस वेव फ्रंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए या वेव की जो डायरेक्शन है कि जी वेव किस तरफ को जा रही है, हम रे से रिप्रेजेंट करते हैं और रे जो है वो किसी भी वेव फ्रंट पे जो है वो हमेशा नॉर्मल होती है। तो जो नॉर्मल है इन जनरल वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब कोई भी जो सोर्स है, लाइट सोर्स जो है वो जो वेव जनरेट करेगा और स्पेसिफिक वेव फ्रंट जनरेट करेगा वो चारों तरफ होते हैं, यानी कि स्फेरिकल इन नेचर होते हैं। अब अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लें तो वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे वो जो वेव फ्रंट्स हैं वो सोर्स से दूर होते चले जाएंगे तो वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स में चेंज होते चले जाते हैं। नेक्स्ट हाइगन्स ने जो प्रिंसिपल दिया वेव फ्रंट से रिलेटेड वो कुछ ये था कि जी जब एक सोर्स जो है वो लाइट जनरेट करता है और एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट जो है वो जनरेट होता है जो कि प्रोपगेट करना शुरू करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उस पर पाए जाने वाले जो तमाम पॉइंट्स हैं वो एक सोर्स की तरह एक्ट करेंगे जो कि नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है उसे जनरेट करेंगे। अब एक वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले तमाम पॉइंट जो हैं वो एक सोर्स की तरह एक्ट करते हैं और फर्दर जो है वो वेव फ्रंट जनरेट करते हैं और वो जो नया वेव फ्रंट है वो तमाम सोर्स के जो स्मॉल वेव फ्रंट्स हैं उसको कंबाइन करके जो है वो हासिल किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। हमारे पास पहले जी प्लेन वेव फ्रंट के लिए ए से ए प्राइम तक हमारे पास एक वेव फ्रंट है जिसके ऊपर जो स्मॉल पॉइंट्स हैं वो जो है वो सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और फर्दर वेव फ्रंट जो है वो स्मॉल वेव फ्रंट जो है जो कि जो है सेमी सर्कुलर फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं जनरेट होंगे और उन तमाम वेव फ्रंट्स को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो एक नया वेव फ्रंट आ जाएगा जो कि बी और बी प्राइम से दिखाया गया है। इसी तरह से जो इनकी स्पीड जो इनकी जो वेवलेंथ है वो हम सी डेल्टा टी से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से अगर आपने सर्कुलर वेव फ्रंट्स कैलकुलेट करने हैं तो अगेन वो जो ओल्ड वेव फ्रंट है उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास जो है वो सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और फर्दर जो है वो हमारा वेव फ्रंट जो है वो जनरेट करेंगे। अब हम स्टडी करना चाहते हैं लाइट की इंटरफेरेंस। तो लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करने से पहले हमें सर्टेन कंडीशंस लगानी होंगी अपने सोर्स पे जो जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हम लाइट की प्रॉपर इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है वो दो कंडीशंस हैं कि जी हमारा जो सोर्स है वो जो वेव जनरेट करे वो कोहेरेंट इन नेचर होनी चाहिए। इसके अलावा वो जो सोर्सेज हैं वो जो वेव जनरेट कर रहे हैं वो मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। अब ये कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं और कोहेरेंट सोर्स जो है ना मोनोक्रोमैटिक जो लाइट है उससे क्या मुराद है? सबसे पहले इनकोहेरेंट लाइट सोर्स देख लेते हैं जी। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ्स हैं और कोई फेस रिलेशनशिप नहीं है इन वेव्स में। तो ऐसी वेव को हम जो है कहेंगे कि ये इनकोहेरेंट लाइट है जिसमें वेवलेंथ भी डिफर कर रही है और जो फेस है वो भी रिलेट नहीं करता। जबकि जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है उसमें हमारे पास वेव तो जो है वो सेम वेवलेंथ की है, सेम कलर की है, जैसे कि रेड कलर की है, लेकिन अभी भी इसमें जो है वो फेस रिलेशनशिप नहीं है। तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट तो है लेकिन जो है ये
कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं है। जबकि जो कोहेरेंट लाइट सोर्स होगा उसमें वेव जो है वो सेम वेवलेंथ की होगी और उसमें जो फेस रिलेशनशिप है वो भी एक रेगुलर होगा और सेम फेस के साथ वेव जो है वो जनरेट हो रही होंगी। अब हम किसी भी जो सोर्स है, जनरली कोई भी जो सोर्स है वो जो लाइट जनरेट करता है, लाइट सोर्स, वो इन जनरल इनकोहेरेंट लाइट सोर्स जो है ना लाइट जनरेट करता है। उसको कोहेरेंट बनाने के लिए हम एक एक्सटेंडेड सोर्स यूज करते हैं, यानी कि सोर्स के फर्दर आगे हम एक सोर्स बनाते हैं उससे, और उसमें हम ये करते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक लाइट सोर्स है वो इनकोहेरेंट लाइट जनरेट कर रहा है, वो मोनोक्रोमैटिक भी नहीं है और उसमें कोई कोहेरेंस भी नहीं है। तो उसे कोहेरेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम उसे पास करते हैं एक पिन होल अपर्चर से। जैसे ही वो स्मॉल स्लिट से पास करेगी लाइट, तो वो जो है ना उसमें लाइट जो है वो समहाउ कोहेरेंट हो जाती है, लेकिन अभी भी मोनोक्रोमैटिक नहीं है। मोनोक्रोमैटिक लाइट जनरेट करने के लिए उसे हम एक वेवलेंथ फिल्टर से पास करेंगे जो हमें स्पेसिफिक वेवलेंथ देगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर आपको ग्रीन फिल्टर नजर आ रहा है तो आपको जो है ना सिर्फ ग्रीन कलर जो है वो उसमें से पास आउट होगा। अगर आपको रेड कलर चाहिए तो हम रेड फिल्टर यूज करेंगे। इस तरह से हम किसी भी लाइट को जो कि इनकोहेरेंट है उसे हम कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक जो है वो बना सकते हैं बाय एक्सटेंडेड सोर्स। अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का एक्सपेरिमेंट था जिसने हमें फर्स्ट टाइम ये बताया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इसमें उसने एक मोनोक्रोमैटिक लाइट ली और उसे सिंगल स्लिट में से पास किया। सिंगल स्लिट के पास करने के बाद डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जो है वो सर्कुलर वेव फ्रंट में आ जाती है हमारे पास। उसके बाद वो जो हमारे पास सर्कुलर और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं वो पास करते हैं फर्दर आगे डबल स्लिट में से, यानी कि दो स्लिट्स हैं। अब जब दो स्लिट्स में से पास करेगी, हर स्लिट अब एक सोर्स की तरह एक्ट करेगी और फर्दर हमें जो है कोहेरेंट सोर्सेज जो है ना वो दो मिल जाते हैं। एक S1 है और दूसरा हमारे पास S2 है। ये जो दोनों सोर्सेज हैं इससे निकलने वाली लाइट जो है वो फर्दर आगे इंटरफेयर करती है और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा और मिनिमास के फॉर्म में जो है एक पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे नजर आता है। यहाँ पे जो आपको ब्राइट रीजन या जो ब्लू रीजन आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से है और दरमियान में जो डार्क रीजन है वो इन जनरल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कोरिस्पॉन्ड करता है। जो सेंट्रल स्पॉट है हमेशा वो ब्राइट होगा, उसकी वजह जो है वो इंटरफेरेंस के साथ साथ डिफ्रैक्शन भी है। लेकिन अहम चीज जो इसमें यह है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमेशा इक्वली स्पेस होता है, यानी कि उसमें जो एक जो है वो मैक्सिमास और मिनिमास के दरमियान उनकी जो साइज है उनका और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि आप रियल लाइफ में भी एक आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे कि जी हमारे पास दो सोर्सेज हैं, वो जो है उससे लाइट जनरेट होती है और लाइट जो है वो इंटरफेयर करती है और हमारे पास जो है एक इंटरफेयरिंग पैटर्न बन रहा है जिसमें हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है और इक्वली स्पेस पैटर्न जो है वो अपीयर हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा जो है ना इसकी मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं इसकी जी किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास एक सोर्स है, उससे लाइट जनरेट होती है, वो स्लिट में से S1 और S2 से पास करती है जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास D है। अब एक हम जो है ना सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ ऐसा कर लेते हैं सिर्फ दो रेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो S1 में से एक रे R1 पास करती है जो P पॉइंट के ऊपर जाकर जो है वो स्ट्राइक करती है। इस तरह से S2 से एक वेव प्रोपेगेट करती है और रे जो है वो एग्जैक्टली P पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक। अब दो रेज जो है वो P पर इकट्ठी हो रही हैं। अब ये जो P पर इकट्ठी होने वाली दो रेज हैं इनके दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जी हम S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो R2 को इस तरह से क्रॉस करेगा कि जी R1 और वो जो क्रॉसिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है जो है वो हमेशा वो सेम रहे। तो जो लोअर पोर्शन है R2 का वो इन जनरल पार्ट डिफरेंस है दोनों रेज के दरमियान R1 और R2 के दरमियान। तो जी ये हमारा पार्ट डिफरेंस है दो रेज में जो क्या है जी D sin थीटा। अगर ये जो पार्ट डिफरेंस है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी को जो है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, तो ये हमारे पास जो है ब्राइट रीजन बनाएगा P पे। लेकिन अगर ये जो हमारे पास D sin थीटा जो पार्ट डिफरेंस है अगर ये हाफ ऑर्डर इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा के तो हमारे पास P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि P पे हमारे पास डार्क रीजन होगा। यहाँ पर M जो है वो 0 से 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं O और P के दरमियान डिस्टेंस Y
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो हमारे पास जो है कुछ रिलेशन इस तरह से आ जाएंगे, वाई एम जो है वो इक्वल होगा एम लैम्डा एल डिवाइड बाई डी। एल जो है हमारे पास डिस्टेंस है स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान, और डी जो है हमारे पास स्लिट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। इसी तरह से अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, जी हमारा जो डार्क स्पॉट है वो कहाँ बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो वो हमारे पास वाई एम प्लस वन, वाई एम इज इक्वल होगा एम प्लस वन 1/2 इंटू लैम्डा एल डिवाइड बाई डी के। लेकिन अगर आप कोई सी दो फ्रिंजेस जो हैं हमारे पास, एक ब्राइट फ्रिंज है एक डार्क फ्रिंज है, अगर आप ब्राइट और ब्राइट के नेक्स्ट ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं या डार्क और नेक्स्ट डार्क के दरमियान, तो आप जो है वो एक हमारे पास वाई एम है, एक हम वाई एम प्लस वन ले लेंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो हमारे पास डेल्टा वाई जो है वो कुछ आ जाएगा लैम्डा एल डिवाइड बाई डी। अब यहाँ पर ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अहम रिलेशनशिप है हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए, कि जी ये हमें बताता है कि हम फ्रिंजेस को, वो जो हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं, हम उनके साइज को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी उसके लिए अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो तो फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगी, अगर एल जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगी, और अगर डी जो है वो स्मॉल हो तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है यानी कि जो ब्राइट और ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो नेचुरली जो है वो आपको मुख्तलिफ जगह पर जो है आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि जो है आपको आम जो है वो ऑयल की सरफेस के ऊपर जो है वो मोर डिफरेंट किस्म के कलर पैटर्न जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं। वो जो कलर पैटर्न्स हैं वो लाजमी तौर पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से है, जो कि कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइट जो है वो एयर में से ऑयल में से पास होती हुई जो है वो वाटर सरफेस से जो है वो वापस जाती है। एयर जो है जैसे जो आने वाली इंसिडेंट रे है वो जैसी एयर से ऑयल में जो है एंटर होती है, तो हम ये देखते हैं कि सम पार्ट जो है उसका वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट होता है। जो रिफ्रैक्टिंग रे है वो पास करती है ऑयल से वाटर तक, और वाटर की सरफेस से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। इस तरह से हमारे पास दो रेज हो जाती हैं, और ये जो दोनों रेज हैं ये कोहेरेंट सोर्स से, क्योंकि ये सेम पॉइंट के ऊपर जो है ये जनरेट हुई हैं। एक जो है वो एयर और ऑयल सरफेस से जनरेट हुई है, दूसरी जो है वो हमारे पास ऑयल और वाटर सरफेस से जनरेट हुई है। जब ये कंबाइन होंगी तो हमारे पास जो पैटर्न होगा वो, क्योंकि हमारे पास ये वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट के अंदर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अपीयर होंगे। जो कलर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा वो अपीयर हो जाएगा, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा वो जो है ना वो पैटर्न में से जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो आप सर्टन एंगल्स के ऊपर या सर्टन पोजीशंस के ऊपर जो है डिफरेंट कलर्स जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। नेक्स्ट न्यूटन रिंग्स जो है उसमें हमारे पास जो है एक लाइट सोर्स को जो है वो हम इस तरह से जो है वो जो है प्रॉपर मैनेज की हुई जो है वो थिन फिल्म से पास करते हैं कि उसका जो पैटर्न जो है वो हमारे पास जो है वो रिंग्स की फॉर्म में अपीयर होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास जो है एक जो है वो हाफ प्लेन और कन्वेक्स लेंस है, उसको जो है आपने जो है वो एक स्लैब, एक ग्लास स्लैब पे रखा हुआ है, लाइट जो है वो पास करती है। अब वो जो हाफ प्लेन और कन्वेक्स लेंस और जो ग्लास स्लैब है उनके दरमियान आपने एक जो है थिन फिल्म जनरेट की है, जो कि सेंटर से दोनों तरफ में जो है वो उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो लाइट जो है वो आके टकराती है और वो जो फर्स्ट ग्लास जो स्लैब है उससे वापस जाती है, हाफ रिफ्लेक्ट हो जाती है और हाफ जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। जो रिफ्रैक्ट होती है वो फर्दर उस थिन फिल्म में से पास करती है और लोअर ग्लास स्लैब से टकरा कर जो है ना रिफ्लेक्ट बैक होती है ऊपर की तरफ। अब ये जो दोनों रेज हैं, रे 1 और रे 2 जो है, इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो ये डिटरमिन करेगा कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास जो है रिंग्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। लेकिन इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो आपको डार्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो लोअर ग्लास स्लैब से होगी और उस रिफ्लेक्शन से जो है जो वेवलेंथ जनरेट होगी वो नियरली उसका जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का होगा। तो सेंटर में हमेशा जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी इस केस में, और हमारे पास जो है सेंट्रल रीजन जो है वो डार्क अपीयर हो रहा है।
इसके अलावा जो है लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज़ करते हैं। माइकलसन ने 1881 में ये एक डिवाइस बनाई थी जिसको इस्तेमाल करते हुए उसने वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, और ये मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट था उस वक़्त का, और अब इसको और ज़्यादा हम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो बना चुके हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए हम नियरली 100 नैनोमीटर की प्रिसीजन के साथ जो है वो वेवलेंथ जो है किसी भी लाइट की उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो अपरेटस है वो आपको नज़र आ रहा है कि जी हमारे पास जो है लाइट सोर्स है और मिरर्स हैं, M1 एक मिरर है और एक M2 जो है वो हमारे पास मिरर है। इसमें हमारे पास लाइट जो है वो सबसे पहले एक बीम स्प्लिटर से पास करती है, और बीम स्प्लिटर से पास करने के बाद जो है सर्टन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। जो लाइट की रे है एक जो है वो M1 की तरफ चली जाती है और जो है रिफ्रैक्ट होकर, दूसरी जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर M2 की तरफ चली जाती है। अब जैसे ही जो लाइट की रे है वो M1 और M2 से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है, अगेन बीम स्प्लिटर में से पास होने के बाद वो हमारी टेलीस्कोप और ऑब्जर्वर तक जाती है, तो हमारे पास जो है एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो अपीयर होता है। अब यहाँ पर जो हमारा मिरर M1 है उसकी पोजीशन जो है हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ एक स्क्रू होता है, हम उससे जो है M1 को मूव कर सकते हैं, जबकि M2 जो है वो फिक्स मिरर है। अब M1 और M2 जो मिरर्स हैं उनके दरमियान उनके अकॉर्डिंगली जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है वो L1 और L2 से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर तो L1 और L2 जो है वो सेम डिस्टेंस पे हों तो लाजमी तौर पर जो है कोई फेस डिफरेंस जो है वो नहीं होगा। हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक पैटर्न जो है ना वो प्रॉपर एक जो है ना वो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप M1 को इस तरह से मूव करें कि ये एग्जैक्टली λ/2 जो है वो शिफ्ट करे, अगर आप M1 को इस तरह से मूव करते हैं कि वो एग्जैक्टली λ/2 मूव करता है, तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारी इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सर्टन उसमें सिंगल शिफ्ट आएगा। अब अगर आप जो है इसको λ/4 मूव करते हैं M1 को, तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो पैटर्न है वो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। यानी कि λ/4 के मूव करने से जहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है वहां पर डार्क नजर आएगी, जहां पे डार्क थी वहां पे ब्राइट नजर आएगी। लेकिन अगर आप जो है वो M1 को एग्जैक्ट λ/2 मूव करते हैं तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की जगह अगेन नेक्स्ट फ्लो में सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जो है ना वो नजर आएगी आपको, यानी कि वो रिप्लेस कर देगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेकंड ब्राइट फ्रिंज को। इस तरह से जो आपको जो है वो इसमें जो है ना मोशन नजर आएगी M1 की मूवमेंट से, जो है ना जो स्क्रीन पे जो पैटर्न बन रहा है उसमें भी आपको मूवमेंट नजर आएगी। इस चीज को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो रिलेशन है वो हम यूज करते हैं L = M × λ/2। अगर M जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ शिफ्ट्स हैं कि जी कितनी वेव्स, कितनी जो डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो शिफ्ट होती हैं जब आप जो है M1 को मूव करते हैं, तो हम M को मेजर करते हैं। L हमारे पास जो है वो हमने जो M को मूव किया होता है वहां से आ जाता है, तो उससे जी हमारे पास जो है हम लैम्डा जो है किसी भी वेव के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो λ/2 का कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि जो लाइट जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर λ/2 डिस्टेंस आप M1 को मूव करेंगे तो इन जनरल जो वेव में जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा जनरेट होगा। एक जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए λ/2 और एक जो है वो बैकवर्ड आते हुए λ/2। जो कंप्लीट फेस डिफरेंस जनरेट होगा वो लैम्डा होगा। इसीलिए जो है ना वो ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रही होती हैं। माइकलसन ने इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो है रेड कैडमियम लाइट को यूज़ किया और जो मीटर की जो स्टैंडर्ड लेंथ डिफाइन की वो जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है 1553163.5 वेवलेंथ थी कैडमियम लाइट के। इसके अलावा लाइट जो है फर्दर, क्योंकि वेव है तो वो फर्दर वेव की प्रॉपर्टीज को भी एक्टिवेट करेगी, जिसमें से हमारे पास है जी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं जी? लाइट का किसी भी ऑब्स्टेकल से जो है टकरा कर अपने रास्ते से हट जाना, बेंड हो जाना, स्प्रेड हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे जी? ये डिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट है। अब डिफ्रैक्शन जो है ये सिर्फ उसी वक्त प्रोमिनेंट होती है अगर लाइट की वेवलेंथ और वो जो ऑब्जेक्ट है जिससे जो है वो जो है बेंडिंग हो रही है उसका साइज जो है वो कंपेरेबल हो, यानी कि अगर लाइट की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो और आप जो ऑब्स्टेकल यूज़ कर रहे हैं उसका साइज ज़्यादा हो तो डिफ्रैक्शन जो है वो बहुत कम होगी। सबसे पहले हम सिंगल स्लिट से जो है वो डिफ्रैक्शन स्टडी कर लेते हैं जी। हमारे पास लाइट रेज जो है वो एक स्लिट से पास कर रही हैं जो कि दरमियान में रखे हुए एक कन्वेक्स लेंस से फोकस होती हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर पी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो एक पैटर्न अपीयर हो रहा है। अब ये जो पी पॉइंट पर अगर ये जो रेज एंटर हो रही हैं, अगर ये पी पॉइंट पर इस तरह से इकट्ठी हो कि इनके दरमियान जो फेस पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, तो पी पर हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमारे पास जो स्पॉट बनेगा पी पर वो ब्राइट स्पॉट होगा। लेकिन अगर पी पे जो है वो इकट्ठी होने वाली रेस जो है उनके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, तो पी पे जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि डार्क स्पॉट बनेगा। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसके जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो हमेशा ब्राइट रीजन होता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है जिस पर जो है क्लोजली पैरेलल जो है वो स्लिट्स खुद मैकेनिकली जो है वो ड्रा की जाती हैं और इस तरह से हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ स्लिट्स जो है वो एक स्मॉल रीजन में आ जाती हैं जिसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। अब जो टिपिकल जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें जो नंबर ऑफ स्लिट्स हैं वो नियरली 400 to 5000 लाइंस होती हैं पर सेंटीमीटर, यानी कि 400 से 5000 स्लिट्स जो हैं वो एक स्मॉल जो है वो एक ग्लास प्लेट पे बनाई जाती हैं, जिसके बाद हम उसको एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं। अब इसमें जो एक अहम फैक्टर है वो जो है हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट किसे कहते हैं। तो ग्रेटिंग एलिमेंट जो है असल में वो स्मॉल स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है। तो दो स्मॉल स्लिट्स जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। जो टोटल लेंथ है हमारे पास जो है ग्लास प्लेट की, अगर आप उसे नंबर ऑफ स्लिट्स से डिवाइड कर देंगे जी कितनी स्लिट्स हैं, तो हमारे पास जो है दो जो स्मॉल स्लिट्स हैं, कोई सी भी दो इक्वी डिस्टेंस जो स्लिट्स हैं उनके दरमियान हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा जिसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहेंगे। अगेन डिफ्रैक्शन पैटर्न उस तरह से बनता है, स्लिट्स में से जो लाइट रे हैं वो पास आउट करती हैं और हम कुछ रेज ले लेते हैं जो कन्वेक्स लेंस पे फोकस के बाद जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर स्क्रीन पर फोकस हो जाती हैं और इस पॉइंट पर अगर जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी ये तमाम रेज, पाथ डिफरेंस जो है वो हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, तो पी पे हमेशा जो है वो ब्राइट स्पॉट अपीयर होगा जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर ये जो पी पॉइंट है इसके ऊपर वेव जिस तरह से आए कि उनका जो पाथ डिफरेंस है वो हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, तो इस पॉइंट पर जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है होगी और जो डार्क स्पॉट जो है वो अपीयर होगा। डिफ्रैक्शन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है जी डी साइन थीटा एन लैम्डा, यहाँ पे एन जो है वो अगेन नेचुरल नंबर्स हैं जी, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन जो हैं वो अपीयर होती हैं। अगेन डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न जो है वो सेंटर में हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट है, उसके बाद फर्दर दोनों तरफ जो है वो ब्राइट स्पॉट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती चली जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है इसमें हम इसको डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, इसको एक्सरे रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास नियरली 10⁻⁻10 मीटर के करीब है। तो अगर आप एक्सरे से जो है वो डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन स्टडी करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए होगी जिसकी जो साइज़ है उसका, यानी कि जो उसका जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उसका वो भी नियरली 10⁻⁻10 मीटर के राउंड अबाउट ही हो, अदरवाइज डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो प्रॉपर अपीयर नहीं होगा। अब नेचुरली तौर पर हम कोई ऐसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग नहीं बना सकते जिसका साइज इतना स्मॉल हो, लेकिन अगर नेचुरली देखें तो हमारे पास जो है वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें जो क्रिस्टल पैटर्न्स हैं उनमें नेचुरली तौर पर जो एटम के दरमियान जो स्पेस है वो नियरली इतना ही है जितनी कि हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए एक्सरे की डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले
जो है 1914 में W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग जो है इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया एक्सरेज को इस्तेमाल करते हुए, और उन्होंने जो इक्वेशन यूज़ की वो थी जी हमारे पास 2d sin थीटा n लैम्डा। यहाँ पर ये 2d है, 2d sin थीटा है, ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस है, और अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के इक्वल होगा तो इस पैटर्न से हम जो है वो प्रॉपर जो है वो डिफ्रैक्शन एक्सरे की स्टडी कर सकते हैं। और तो यहाँ पे d जो है वो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, जो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसे हमने d से रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको जो है एक लैटिस नज़र आ रही है और उसके ऊपर जो है लाइट एक्सरे जो बीम है वो इंसिडेंट है, स्ट्राइक करती है। कुछ एक्सरे जो हैं वो जो है वो पहली लेयर से ही जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, डिफ्रैक्ट कर जाते हैं, जबकि कुछ एक्सरे जो है वो सेकंड लेयर से डिफ्रैक्ट होती हैं, और कुछ जो है वो थर्ड से। और जब ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है या ये जो डिफ्रैक्टेड बीम है, इनको आप कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक पैटर्न अपीयर होगा जिसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे, और वो जो है वो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा के रिलेशन को फुलफिल करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसको जो है ना, इसको जो साइज में बड़ा करके दिखाया गया है कि अगर आप सिर्फ उस सर्टन रीजन को देखें जहाँ से ये जो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, तो जो पार्ट डिफरेंस अपीयर होगा वो दो तरफ से होगा। एक तरफ भी हमारे पास d sin थीटा है, सेकंड साइड के ऊपर भी d sin थीटा। जो टोटल पार्ट डिफरेंस अपीयर होगा दोनों वेव्स के दरमियान जिनकी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे बनेगा, वो असल में d sin थीटा प्लस d sin थीटा से आएगा। तो जी इसलिए हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है वो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है। ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है ये बहुत ही अहम टेक्निक है, जो ये आज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है मुख्तलिफ किस्म के सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने के लिए। स्पेशली जो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने के लिए भी जो है हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को यूज़ करते हैं, जिसमें स्पेशली DNA का जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एनालाइज करने के लिए आज भी जो है हम एक्सरे डिफ्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स वेव्स की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी जो है वो पोलराइजेशन है। अब पोलराइजेशन से क्या मुराद है जी? कोई भी जो वेव है उसमें जो वाइब्रेशंस, वो जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस हैं वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉसिबल है, यहाँ तक कि 360 डिग्री के ऊपर भी जो है ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी वेव को पोलराइज करें तो हम ये करते हैं कि हम एक खास पर्टिकुलर जो वाइब्रेशन है उसे सेपरेट आउट कर लेते हैं होल वाइब्रेशंस में से। तो जी हम ये कहते हैं जी हमारी जो वेव है वो पोलराइज हो गई है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो जो है वो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती हैं, शो करती हैं। और यही एक टेस्ट भी है चेक करने के लिए कि जो हमारी जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है या ट्रांसवर्स इन नेचर है। अब पोलराइजेशन करवाने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं जिसको ज़्यादा डिस्कस किया गया है। उसके बाद फर्दर रिफ्लेक्शन है डिफरेंट सर्फेसिस के साथ, उससे भी जो है ना पोलराइजेशन हो जाती है। इसके अलावा जो है रिफ्रैक्शन से हो जाती है, क्रिस्टल्स से के रिफ्लेक्शन से। इसके अलावा जो है हम स्कैटरिंग से भी जो है वो पोलराइजेशन जो है वो लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, या वेव किसी भी ट्रांसफर वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। इसमें जी हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन से क्या मुराद है? ऑप्टिकल रोटेशन में जी आप एक पोलराइज बीम को किसी भी एक एक्टिव मीडिया, ऑप्टिकली एक्टिव मीडिया में से पास आउट करते हैं, और पास होने के बाद उसका जो पोलराइजेशन एंगल है वो सर्टेन डिग्री पे बेंड हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स हैं, जिसमें हमारे पास क्वार्ट्ज और सोडियम क्लोराइड शामिल है। इसके अलावा शुगर और टार्टरिक एसिड जो हैं वो भी सोल्यूशन की फॉर्म में जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और इनकी सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो ये जो रोटेशन जनरेट करते हैं उससे इसका जो है ना अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास जो है एक अनपोलराइज्ड लाइट है, उसे हम पोलराइजर में से पास करते हैं। पोलराइजर जो है अब ये कोई ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट को पोलराइज कर देगी, और एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन ही सिर्फ हमें मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं पोलराइजर में से पास होने के बाद लाइट जो है वो पोलराइज हो गई है, सिर्फ आपको सिर्फ सिंगल वाइब्रेशन जो है वो मिल रही है। इससे जो है वो जो विजन है वो भी क्लियर हो जाता है, ग्लेयर जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं आफ्टर दी पोलराइजेशन। सर्टेन ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि लाइट को जो है वो पोलराइज कर देते हैं। इसके अलावा जो है वाटर की सरफेस से जो रिफ्लेक्शन है
वो भी लाइट को समहाउ पोलराइज कर देती है। इसके अलावा एयर में से पास आउट करते हुए लाइट जो है स्कैटर होती है, उसकी वजह से भी सर्टन जो है वो जो है लाइट जो है वो पोलराइज हो जाती है।